परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। ललित अंबरदार जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से आलिया शाह पत्रकार है। पाकिस्तान की ब्रिगेडियर वकार खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद और अब से थोड़ी देर में अली इमरान शहजाद जो कि पीटीआई के एक्सपोज पर्सन है वो जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं इरशाद अहमद आपसे करता हूं। आप ही पहले इरशाद करिए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन अंदर हालत क्या है? मुनीर कायदे आजम बनना चाह रहे हैं, इम्यूनिटी अनलिमिटेड मिल जाए। इमरान को कैसे धत्ते बता देना है, जेल में ही रखना है, वो भी प्लान चल रहा है। पहले तो ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि कायदे आजम हर पाकिस्तानी कायदे आजम है। उसके दिल में, उसकी जान में कायदे आजम का एक ख्वाब था जो देखा था, जो पूरा हुआ। हाँ, एक अजीम ताकत बनाया सैयद हाफिज मुनीर साहब ने, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में डंका बजा करके, हिंदुस्तान की बैंड बजा करके पाकिस्तान को वो ताकत बनाया कि देखें सुबह शाम आपको फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर नजर आता है, उसका नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं। लेकिन मैं एक आपसे एहतराम के साथ बात करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने आपको धूल चटाई उसका नाम एहतराम से लिया करें। सैयद धूल फांकने वालों से हाफिज आसिफ मुनीर, इरशाद अहमद, धूल फांकने वालों से ज्ञान और लेक्चर नहीं चाहिए। आप, मैं ऐसे लपेट रहा हूं, आप फेंकते रहिए। और देखिए शैलेंद्र सर घुमा भी रहे हैं। आपसे 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 सवाल कुछ पूछा जाए, आपका टेप कहीं और जाकर अटक जाता है। आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कायदे आजम बनने का ख्वाब मेरे, तो ये मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं इरशाद अहमद, तो मैं आपके सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दिया। पीटीआई आपके यहाँ की पार्टी वो कह रही है कंट्री वाइज प्रोटेस्ट करेगी। इतनी इम्यूनिटी एक आदमी को क्यों मिलनी चाहिए? और ऐसा संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की पावर वो सरकार के हाथ में चली जाए? आप आधा सवाल करते हैं तो मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप बोलना आप सवाल की लाइन पर नहीं आते हैं। देखिए मैं सवाल की लाइन पे, आप सवाल की लाइन पर बोलिए, जितनी देर कहेंगे अनलिमिटेड आपको टाइम मिलेगा। कर्नल शैलेंद्र को भी लपेटूंगा आज मैं। बात ये है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि दो जजेस ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, सुप्रीम पावर होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून साजी करती है। पार्लियामेंट इदारा है एक मजबूत जो कि आवाम चुनते हैं। एक जज जिसको इम्तिहान दे करके सीएसएस का बने, वो आपके पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके एक हाजिर वजीर आजम को घर भेज दे। ये कहाँ की ताकत है? कौन सा इदारा, कौन सा मुल्क है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दे? देखें इन्होंने, मैं एक कहता हूँ, छोटा डान कहता था साकिब निसार को, चीफ जस्टिस थे वो इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों की तरह, कर्नल शैलेंद्र की तरह बड़के मारते थे। आज वो कहाँ है? मेरे वजीर आजम, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लपेट करके उन्होंने घर भेज दिया था। उनकी ताकत रही उन्होंने। देखे, इनका डंग निकाला है हमने। इनका डंग निकालने के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट को अवाम मुंतखब करती है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है। इरशाद अहमद, मैंने तो सोचा था कि आप कुछ बढ़िया इरशाद करेंगे, लेकिन आलिया शाह, इनका दुख दर्द ऐसा निकल कर आ गया भाई रे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुक्मरानों के खिलाफ कैसे आ गया, वो भी पाकिस्तान में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट को घर के आगे का डॉट बनाकर रखेंगे, ये इरादा इनका। वजीर आजम को लपेटने का कोई हक नहीं है। पार्लियामेंट चाहे, देखें हमारे आजाद कश्मीर में वजीर आजम की तब्दीली होने जा रही है। फैसल राठौर साहब वहां से वजीर आजम, अरे सुनिए सर, तो वो तब्दीली पार्लियामेंट में हो रही है। वहां उनके खिलाफ अदम एतमाद हो रहा है। इरशाद अहमद, दिक्कत क्या है कि हम ऑनलाइन जुड़े हैं और बिल्कुल अलग नेचर है आपका हमारा। सुनिए आलिया शाह, इरशाद अहमद की ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट घर के आगे बधा हुआ डॉट रहे पाकिस्तान में। इससे ज्यादा औकात रखनी नहीं है। उनकी ताकत है, लेकिन उनकी कानून साजी। हाँ, रुक जाइए, आलिया शाह को सुनता हूँ। पाकिस्तान को मुझसे तो बेहतर ही समझती है। फिर आऊंगा कर्नल शैलेंद्र के पास, जो ये गोल गोल ये घुमा रहे तो उसका मतलब बताएंगे आपको। आलिया शाह को सुनिए। अपने डोमेन में रहना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आप बात कर रहे हैं 27वीं तरमीम की, तो देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत की बात हो रही है, कोर्ट की बात हो रही है, वो घर की लौंडी कब नहीं थी, कब नहीं रखने की कोशिश की गई उसको पाकिस्तान में। इस तरह ये बता दें वो कौन सा दौर था, वो कौन सा दौर था कि जहां पर पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को उनके फैसले जो हो रहे थे उसके ऊपर एतराज ना हो। लेकिन हुआ अब ये है कि 27वीं तरमीम 27th जो अमेंडमेंट हुई है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने 77 इयर्स में अब हथियार फेंक दिए और सरेंडर कर दिया एस्टेब्लिशमेंट के सामने। देखिए ना, आप जरा स्टार्ट हो जाइए पास से लेकर अब तक, तो
कई प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कत्ल होते रहे, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी पे चढ़ा दिया गया। कोई पाकिस्तान में कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सका। ये कैसी बात है कि एक भी वजीर आजम, एक भी प्रधानमंत्री, एक भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको उतार दिया जाता रहा। बहुत लड़ाई होती रही पॉलिटिशियंस में, यानी कि सिविल सुप्रीमेसी और दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री। और वो लड़ाई अब यहां पर आकर खत्म हुई है कि जब पॉलिटिशियंस ने भी हथियार फेंक दिए हैं और उन्होंने कहा कि चलो अब क्या करें, अब ये करते हैं कि अब ऐश करते हैं। ठीक है, देखें, ये एक नैरेटिव चलता रहा पाकिस्तान के अंदर कि जो पॉलिटिशियन है वो गंदा है, वो करप्ट है। हमेशा से ये नैरेटिव बनाया जाता रहा। और मैं ये नहीं कह रही कि करप्ट नहीं है। हुआ क्या हुआ, ये कौन करप्ट नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। क्या जर्नल करप्ट नहीं है? क्या जो बाकी डिपार्टमेंट है, जुडिशरी करप्ट नहीं है? हर कहीं पे करप्शन तो होती है, लेकिन सिर्फ एक ये नैरेटिव बनाया गया कि पॉलिटिशियन करप्ट है। तो अब हुआ ये कि पॉलिटिशियन ने पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज, पीएमएलएन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती हैं सिविल सुप्रीमेसी, उन्होंने भी वोट दिया है। ये बिल्कुल इस तरह है, अगर मैं इसको सम अप करूं एक सेंटेंस में, तो आप ये देखिए कि जो 27वीं की रात होती है ना रमजान में, 27वीं की रात को सब बड़े ही लग कर इबादत करते हैं, कहते हैं कि ये बड़ी ही बरकत वाली रात है। और वो तमाम लोग जो कि दिन के वक्त दूध में पानी मिलाते हैं और मिर्चों में बुरादा मिलाते हैं, ईंटों का चूरा मिलाते हैं, हर तरह की बुराई करते हैं, वो भी उस रात को बैठकर बड़ी लग के इबादत करते हैं और कहते हैं हमारे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही 27वीं तरमीम जो है ना, उसमें वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हमेशा ये कसम खाई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई आंच नहीं आने देंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम सिविल सुप्रीमेसी को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने भी, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हथियार डाल दिए और कहा है कि हाँ, समझना चाहूंगा, ये बात तो सही है कि हर आदमी कायदे आजम बनना चाहे, कितने बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे वो बात की बात है, वो आपका इनका अपना मसला है, देखते रहिए, हमें उससे क्या ही ना फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जनरल मुनीर इतनी इम्यूनिटी चाहता है तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? कानूनी कार्रवाई से बच जाए? क्यों कानूनी कार्रवाई से बच जाए? यानी कुछ तो गलत। अरे सुनिए इरशाद अहमद, रुक जाइए, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा सर, बहुत समय है। आलिया, नहीं, ये वाला नहीं, हर वाला सवाल आपसे कर लूंगा, आप सीख लीजिए, आप थोड़ा सा वकार खान से सुन लीजिए, कॉपी पेन अगर मिलता हो, रखा हो तो थोड़ा सा लिख लीजिए, मोबाइल पर लिखेंगे क्या पता डेटा वोटा इधर उधर हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो सुनिए आलिया, आखिरकार मुनीर के मन में कौन सा पाप है? इतनी इम्यूनिटी एक आदमी को क्यों चाहिए अगर वो कुछ गलत कर रहा है? क्या मन में ये कहीं ना कहीं है कि कल को हमारा हाल कहीं परवेज मुशर्रफ टाइप का ना हो जाए और उसी तरीके से फिर जीवन चला जाए या समाप्त हो जाए? पहली बात। दूसरी बात है, अफगानिस्तान या इंडिया के फ्रंट पर या फिर बलूचिस्तान के फ्रंट पर जो मुनीर ने गलतियां की हैं या जिस तरीके से पाकिस्तान को गिरवी रखने का काम किया है, यह भी मुनीर के मन में है कि कहीं ना किसी दिन सिक्का पलटा, ये सारा शिकंजा कहीं एक दिन कोई ईमानदार जज आ गया सुप्रीम कोर्ट में, पता चला हमारी हिसाब किताब कर दिया। क्या चल रहा है मुनीर के मन में? देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर ने ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा कि अब जो मिलिट्री है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो सिस्टम का हिस्सा है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। असल में होता ये रहा है कि अभी तक जो सिस्टम चलता रहा उसके अंदर हर 10-11 साल के बाद 10-11 साल के लिए मार्शल लॉ आता रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इल्म हो गया या ये पता चल गया कि मार्शल लॉ का जो सिस्टम है ना, डिक्टेटरशिप का, वो कुछ सही नहीं चलता। इसकी वजह ये है कि 10-11 साल के बाद या 5-6 साल के बाद डिक्टेटर भी पुराना हो जाता है, लोग उसको बड़ा खराब कहते हैं, जूते पड़े होते हैं, बड़ी बदनामी हो जाती है और फिर सारा मलबा भी जो है वो डिक्टेटर्स के ऊपर आता है। तो ऐसा करते हैं कि कोई और एक ऐसा सिस्टम लाते हैं जिसमें हुक्मरानी तो हमारी ही होगी, सिक्का भी हमारा ही चलेगा, गहना भी हमारे ही माना जाएगा। अगर चल गया ये सिस्टम तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं चला, बहुत लॉस हुआ, तो किसके ऊपर मलबा आएगा? सिविल लीडरशिप पे, क्योंकि वोट लेने के लिए तो उन्होंने ही जाना है ना। कोई एस्टैब्लिशमेंट का तो किसी जर्नल ने तो वोट लेने नहीं जाना। जाना किसने? वो अवाम के पास, जो पॉलिटिकल लीडर है, तो उसके ऊपर सारा मलबा आएगा कि भाई आपने ही तो ये किया, आपने ही तो ये अमेंडमेंट की, आप ही तो लेकर आए, आप उस वक्त मान रहे थे। तो देखिए, इसमें मैं देख रही थी कि जैसे पॉलिटिशियंस कुछ ये कहते हुए नजर आए, मतलब बड़े अफसोस की बात है ये वाली बातें सुनना। और वो पॉलिटिशियन ये बात कर रहे हैं कि जो हमेशा सिविल सुप्रीमेसी की बात करते रहे, वो कह रहे हैं कि जी देखिए इस वक्त डंका बज रहा है, कहाँ एक तरफ जो है वो फील्ड मार्शल अमेरिका में खड़े हैं ट्रंप के साथ, दूसरी तरफ जो है वो रशिया में एक टांग है, एक टांग रशिया में है,
एक टांग अमेरिका में और एक टांग पाकिस्तान में, और फिर इंडिया के साथ क्या कुछ किया। तो देखिए इससे अच्छा ऐसा वक्त कौन सा होगा कि जब हम ये कहें कि जी ठीक है आपके जिम्मे सब कुछ, तो वो बस उनके ठीक है इरशाद कुछ कह रहे थे, जल्दी बोलिए, फिर मैं शैलन जी आपके पास आता हूं। देखिए आप अभी आलिया भी और आप भी कह रहे थे कि उनको क्या जरूरत है ताकत की। वाकई उनको जरूरत है अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने इदारों की ताकत के लिए एक ताकतवर इंसान होना बहुत जरूरी है, एक ताकतवर जर्नैल होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक सैयद, ऊपर से फील्ड मार्शल, फिर हाफिज, फिर जनरल आसिफ मुनीर, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी हमें पॉलिटिशियन को और हमारे आर्मी के इदारों को बुरा भला कह रही थी ये आलिया साहिबा, ये जो भी हैं, इनको ये चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पर खुदारा बात मत किया करें। हम आप लोगों की खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं। आप अभी कह रही थी पॉलिटिशियन करप्ट है, आप कह रही हैं पॉलिटिशियन करप्ट है, आर्मी के लोग करप्ट है, ऐसी बात मत करें। ये मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मुझे बोलने दें। आप आलिया मुझे बोलने दें, आप बोलते रहिएगा। मैंने सही बोला, मैंने सही बोला। आप शोर ना करें, आप बीच में शोर ना करें प्लीज। मैंने हकीकत बारी पे बोलिएगा। इरशाद भाई बाद में नहीं बोलिएगा, बाद में नहीं बोलिएगा। इरशाद भाई सुनो, इरशाद भाई सुनो, आप 8.5 मिनट बोल चुके हो, का काम है। आप 8.5 मिनट बोल चुके हो। इरशाद भाई मुझे बोलने देंगे, मुझे एक बात सुन लो ना, इरशाद भाई आपने अपने देश को नीचे किया है। कोई भी आदमी अपने देश को नीचा करता हुआ दिखता नहीं है, मैं उसकी इज्जत करने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, आप अपने देश में बोल रहे हो कि जर्नल की ताकत ऊपर है, देश नीचे है। क्या बात कर दी आपने? अरे आपसे अच्छी तो वो मैडम है, नहीं देश के लिए ठीक बात कर रही है। एक चीज आता हूँ, एक मिनट, इरशाद अहमद सुनिए। आपने कहा ना कि ये जनरल की ताकत, देखिए क्या है, पाकिस्तान की सच्चाई यही है, और इसी में वहां पर मान बढ़ता है। आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चा है कि इरशाद अहमद टिकट मांगने गए चुनाव लड़ने के लिए, इनको बस का टिकट मिल गया, तो ओरिजिनल वाला टिकट मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। इसके लिए जरूरी है कि मुनीर, चूंकि सिस्टम में, तो मुनीर की तरफदारी करें, तभी नहीं हो सकता है कि एक्चुअल इलेक्शन का टिकट मिल जाए। मैं इरशाद अहमद आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, आप सुनिए सर, इस पूरे पैनल पर सुनिए इरशाद अहमद सुनिए, इस पूरे पैनल पर 2 डिफेंस के लोग हैं, एक आपके यहां से वकार खान है, एक यहां से कर्नल शैलन सिंह है। ये आप अपने मुल्क में, आपके यहां सिस्टम होगा कि आप अपने मुनीर, वकार खान, आप बताएं कि वो सैयद हैं, क्या है, नहीं है। सर हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता है सर। हमारे, सुनिए सर, हमारे हिंदुस्तान में चाहे कर्नल शैलेंद्र हो, सुनिए भाई, चाहे कर्नल शैलेंद्र हो या भारत का कोई वीर सिपाही हो, उसकी जाति और धर्म नहीं देखा जाता है। लेकिन इस मुल्क ने हमीद को भी अपने सिर माथे पर बिठाया, जिसने पाकिस्तान के टैंक ऐसे बुम बुम करके उड़ा दिए थे। तो वो छोड़ दीजिए आप उधर, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आपकी सेना हर बार धूल फाड़ती है ना, वो इसलिए कि आप अपने जर्नैलों को, इरशाद अहमद सुनिए, आप अपने जर्नैलों को जनरल कम, फील्ड मार्शल कम, उन्हें मुल्ला ज्यादा समझते हैं। आप उनसे मौलवी वाला काम कराने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए आपकी आर्मी बार बार हारती है, और इसीलिए आपकी आर्मी प्रोफेशनल नहीं हो पाती है। अब सुनिए कर्नल शैलन सिंह ऐसे क्यों को घुमा रहे थे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। इरशाद भाई सुनो, इरशाद सुनो, मैं वकार साहब आपके जो बैठे हैं ना, मैं उनसे आपको बुलवा देता हूं। वकार साहब उस फौज के हैं जिस फौज को मैं भी अपने देश में प्राइड समझता हूं। वकार साहब अगर एक बार कह दें कि जर्नल देश से ऊपर है, तो मैं अभी आपका प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा, मैं आपके प्रोग्राम में माफी मांगूंगा। आप क्या बात नहीं बोल सकता। अरे वो बोल भी देंगे। अरे जनाब, मैं कह रहा हूं, फौजी बंदा कम से कम इतना अच्छा चलिए सुनते हैं, बोलिए वकार खान। ये राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद का प्रोग्राम है, सुन ले, राष्ट्र से ऊपर कोई कर्नल शैलन सुन ले, हो सकता है वो बोल भी दे। आप बोलिए वकार खान, बोलिए, आप बुलवाइए। जी बिल्कुल, आई एग्री। देखें, जो मुल्क है वो सबसे पहले है, बाकी हर चीज सबऑर्डिनेट है। लेकिन इसमें अभी आगे मेरा आर्गुमेंट सुन ले, बिकॉज मुझे टाइम ही दिया गया। हाँ, नहीं भरपूर टाइम है। हाँ, अभी ये आई एग्री, इसमें तो मुल्क है तो बाकी सब है ना, बाकी तो सब आने जाने वाले लोग। अभी आ जाते हैं कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, तो गिव द क्रेडिट टू पार्लियामेंट, जो भी डिसीजन ले। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा कि आपके लेफ्टिनेंट जनरल CDS चौहान साहब हैं, अनिल चौहान, रिस्पेक्टेबल, वो रिटायर थे, उनको एक कानून के तहत आपने 4 स्टार दे दिए या 5 स्टार जो भी है। तो ये आपको सूट करता था, बिकॉज यू वांटेड कि यूनिटी ऑफ कमांड हो,
अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती है तो लेट इट स्टे विद देम। जो पार्लियामेंट है वो अकाउंटेबल है टू पीपल। ठीक। कल अगर वो लेट से आवाम को मंजूर नहीं है। दूसरा जो लॉ है, थोड़ा ये भी देख लें कि शशि थरूर ने कहा था कि काउ इज मोर सेफर देन मुस्लिम्स इन इंडिया। तो ये आपके अपना कानून है। अरे भाई गौ माता का अपना एक वकार खान फिर आ गए। लेकिन आप मुझे लगा था आपने बात तो बड़ी अच्छी की थी कि मुल्क सबसे ऊपर है, फिर आगे आप हिंदू मुसलमान करने के लिए, मुसलमानों को उकसाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ, एक नुक्ता है ना कि पार्लियामेंट का नहीं नुक्ता छोड़ दीजिए साहब, नुक्ता के हेरफेर से कब खुदा कहा जुदा हो जाता है वो छोड़ दीजिए, उधर जाना नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ वकार खान, आप ही से पूछ रहा हूँ एक सवाल, मुझे एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। अनलिमिटेड इम्यूनिटी एक जनरल को क्यों चाहिए? दिस इज नॉट, कभी कोई कानूनी कार्रवाई ना हो पाए ये मुनीर को क्यों चाहिए इम्यूनिटी? मेरा ये सवाल है। ये तो पार्लियामेंट का डिसीजन है। कल नहीं पार्लियामेंट का व्यू दे दो। आपको लगता है ये ठीक है कि आपको लगता है इम्यूनिटी मिलना किसी को भी ठीक है? एक डाटा है। आप सर मुझे सिर्फ ये बता दो कि किसी को भी पाकिस्तान में इस तरह की इम्यूनिटी मिलना ठीक है? ये तो फिर नहीं, मैं जो सवाल पूछा वो तो जवाब देना पड़ेगा ना सर, कि इम्यूनिटी मिलना इंसानियत के तौर पर, देश के तौर पर ठीक है। आप बोल देंगे ये बात इस टीवी प्रोग्राम पर? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एज द सीडीएस, आपने भी तो गलत किया ना। क्या हमने क्या गलत किया? पाकिस्तान की क्या एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौन से कानून कहता है कि रिटायर्ड को आप लगा सकते हैं? अरे आप बनाइए, उससे दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप बनाइए, एक्सटेंशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी सरकार का फैसला। मैं पूछ रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है। ऑब्जेक्शन क्या? ऑब्जेक्शन भी क्या होगा? आप देते रहे इम्यूनिटी, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप देते रहिए। लेकिन एक सवाल है कि भाई एक आदमी को अनलिमिटेड इम्यूनिटी क्यों चाहिए? आप आसिम मुनीर को जीवन भर आप पद पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा। एक मुनीर को 10 बार हराने का मौका मिलेगा। आप बदलिए ही नहीं, मैं कह रहा हूं जीवन भर बना के रखिए। मैं तो कह रहा हूं कानून है which gives more immunity। अरे मेरा सवाल सिर्फ इम्यूनिटी को लेकर है। इम्यूनिटी क्यों? जवाब दो, because this is your parliament। मुनीर ने कौन सा पाप किया? 2019 में आप प्रोटेक्शन बिल लेके आए। ब्रिगेडियर वकार एक अच्छा सा सवाल। ब्रिगेडियर वकार, मैं आपसे एग्री कर गया, आप सब कुछ ठीक कह रहे हो। एक सेकंड वकार साहब, मुझे आप एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा सवाल है, दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो, अपने देश की कसम खा लो, किसी को भी देश से ऊपर इम्यूनिटी मिलना ठीक है? अगर आप बोल देंगे मैं मान जाऊंगा। आप पता नहीं कौन कौन से लॉ ले आए, सीडीएस ले आए, पता नहीं क्यों ले आए। सीडीएस मेरा अपना इंटरनल मामला है, मैंने थिएटर कमांड बनाई है, मैं अपना एक अलग काम कर रहा हूं। आपके यहां नहीं है औकात थिएटर कमांड की, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए औकात मेरे पार्लियामेंट को अपने साथ, अरे जनाब औकात का मतलब होता है फौज के साइज की, आप उसे गलत शब्द मत लीजिए। ये मेरी औकात है, मैं कह रहा हूं कि मैं थिएटर कमांड बना रहा हूं। यू नो इट। मुझे आपका सवाल का जवाब चाहिए कि क्या किसी को इम्यूनिटी देश से ऊपर मिलनी चाहिए? क्या वो देश से ऊपर होना चाहिए? सबसे ऊपर देश रहना चाहिए। तो इम्यूनिटी किस बात की? किस बात की इम्यूनिटी? बाकी सब लोग। अरे जनाब आप एक बात बताइए, वैसे भी आपको पता है, सच आपको पता है, अगेन एक बार आप दिल पर हाथ रखकर बोल देंगे कि क्या आपको नहीं पता कि आर्मी कंट्रोल कर रही है पूरी पॉलिटिक्स? आलिया ने क्या बोला? कोई एक प्राइम मिनिस्टर, कोई एक सरकार बता दीजिए जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। क्या आपके यहां पता नहीं है सबको कि कौन चला रहा है सरकार? मैं कह रहा हूं उसके बाद ये इम्यूनिटी क्यों? और ये मेरा सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान का सवाल है, ये पीटीआई का सवाल है, उन दोनों जजेस का सवाल है। इम्यूनिटी दिए रही है, मैं कह रहा हूं आप इम्यूनिटी दिए रही है, उससे मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है ना। अरे जनाब कौन सी पार्लियामेंट? आपके पार्लियामेंट अगर गाय को मुसलमानों से ज्यादा प्रोटेक्शन देती है तो इट सूट्स यू। हमारे हर इंसान पर फिर आ गए डॉक्टर क्यों? सवाल मुनीर पर ये आते हैं भारत के मुसलमानों पर, और वहां पर माइनॉरिटीज का क्या हाल है ये कभी देखने नहीं जाएंगे वकार का। हमारे यहाँ पर गाय को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, पूजा जाता है। मेरे लिए मेरी गाय पूजनीय है, ये मेरे देश का, ये मेरे देश का रिलीजन है। अच्छा मैं ललित अंबरदार को लाता हूँ। ललित अंबरदार, मैं सवाल मुनीर पर पूछ रहा हूं। मैंने तो बिल्कुल नहीं पूछा, ये सीधे गाय पर आ गए, भारत के मुसलमानों पर आ गए। मैंने ये पूछा मुनीर ने कौन सा पाप कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, तो मुझे इम्यूनिटी काहे लिए चाहिए भाई? गाय को इम्यूनिटी दी हुई आपने यार, तो हम सबको देंगे। हमारे तीन बातें एक मिनट ललित अंबरदार, एक सेकंड। अरे सुनिए वकार खान सुनिए, हिंदुस्तान में गली के आवारा कुत्तों को भी खुलेआम शूट करके मारने की इजाजत नहीं है। आई बात समझ में आपको?
उनको भी उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाता है, वो हर जगह तो बाकी छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए। चलिए ललित अंबरदार जवाब दीजिए। जहां पे एक जानवर को सर ललित की बात सुन लीजिए। जस्टिस काजू को भी सुन लेना। आप ये कहते हैं ना कि क्या सुनिए ऐसा है कि जो अरे सुनिए, आपके अभी जो कुछ चर्चा हुई है उसके ऊपर दो तीन बातों को मैं तवज्जो देना चाहता हूं। एक, इन्होंने बोला कि इनके मुंह से किसी से निकला कि आजाद कश्मीर के बारे में जिक्र किया इन्होंने। वो कितना आजाद है ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स चलाती है। कुछ साल पहले उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया था। फिर उनको एकदम ऐसा हो रहा है ये तो आजाद कश्मीर है, इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, फेडरल काउंटर उनके अंदर उसको छोड़ दिया था। तो ये है इनका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि कायदे आजम बनना चाहता है। मैं तो कहता हूं नहीं, कायदे आजम अगर एक साल और जिंदा रहते, शायद कहने में ये लोग कहा जाते हैं जो उनके डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे आखिरी वक्त में, वो कहते हैं शायद उनको अफसोस हो रहा था कि उन्होंने क्या मुसीबत बना दी, पाकिस्तान बना दिया। हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहते हैं, जिन्होंने सिंध पे कब्जा करिए, हिंदुओं का कत्लेआम करके, रेप मर्डर करके पाकिस्तान को बना दिया था, जो इसको ये पहला बाशिंदा मानते हैं। तीसरी बात, ये जो कानून की बात कर रहे हैं 26th अमेंडमेंट, ये तो सारी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान को 3 A चलाते हैं। अमेरिका, A फॉर अमेरिका, A फॉर आर्मी, A फॉर नाउ 27th अमेंडमेंट बिल अल्लाह चलाता था, अमेरिका चलाता है और आर्मी चलाती है। अब ऑफिशियली हो गया GHQ रावलपिंडी का, उनकी सुपरमैची हो गई। सुनिए, इस कानून के अंदर आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 शख्सियतों को इम्यूनिटी है, प्रेसिडेंट वाइल इन ऑफिस। लेकिन इसके अंदर इन्होंने आर्टिकल 243 जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी अमेंड करके इन्होंने लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी है। ये याद रखिएगा, लाइफ टाइम। अगर ये मुल्ला मुनीर कत्ल भी करता है, प्राइम मिनिस्टर को मार भी देता है, दुनिया के किसी कोने में रहता है, इसको इम्यूनिटी जिंदगी भर की मिल गई। तो आज की तारीख में फॉर्मली ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ये ध्यान रखना चाहिए, हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री को, सिक्योरिटी वालों को ध्यान रखना चाहिए, आज की तारीख में पाकिस्तान क्वाज़ी मिलिट्री स्टेट है। आज की तारीख में पाकिस्तान मिलिट्री स्टेट है, और ये वो तो वैसे भी हम मानकर ही चलते हैं। मुल्ला आसिम मुनीर आज की तारीख में सबसे बड़ा, हम वैसे भी मानकर ही चलते हैं कि वो मिलिट्री स्टेट है पाकिस्तान। वरना और दुनिया, सुनिए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर मिलिट्री स्टेट नहीं होता, अरे सुनिए वकार खान, अगर मिलिट्री स्टेट नहीं होता ललित अंबरदार, तो बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज लंच कर रहे होते, ना कि आसिम मुनीर जाकर लंच कर रहा होता। अब पता नहीं लंच थे, टुकड़े थे, क्या थे, वो छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, ना कि आसिम मुनीर को होना चाहिए था, क्योंकि हेड स्टेट के तौर पर वहां पर शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था, जो आसिम मुनीर जाकर आगे पीछे और उसके बाद ताल ठोका जा रहा था। लेकिन वकार खान, आपने मुसलमानों की बात की, मैं आता हूं, आप कैसे मुसलमानों की बात करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप बात करते हैं उस उमर जैसे मुसलमान की जिसने दिल्ली में धमाका किया और जिसका घर बम से पुलवामा में उड़ा दिया गया, और आपके पाकिस्तान में हैतोबा मची, हाय रे देखो मुसलमान का घर उड़ा दिया। तो सर आप ये काम करते हैं वकार खान? नहीं देखें, आप इसको ट्रिविलाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? 25 करोड़ मुसलमान जब डेली देखते हैं कि उनकी गौ माता के नाम पे लिंचिंग हो रही है, किसी की लिंचिंग नहीं होती है वकार खान, ये किसी की लिंचिंग नहीं होती है वकार खान, किसी की लिंचिंग नहीं होती। आप करते रहिए फारूक अब्दुल्ला की बात, उनका आ जाता है कि नहीं भैया बातचीत कर लो, तो ये फारूक अब्दुल्ला अकेले देश में नहीं है, उनके हिसाब से देश की सरकारें नहीं चलती हैं। आपने कॉर्नर किया है, दैट्स व्हाई यू आर स्केर्ड ऑफ मुस्लिम। हाँ तो करेंगे, जो भी देश के विरोध में रहेगा उसको कॉर्नर किया जाएगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और ईसाई हो, जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसे कॉर्नर कर देंगे। A cow is more important. Irrespective of religion. मैं तो कह रहा हूं, आप गाय की फिर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहाँ पर कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं है भाई। कुत्ते की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुत्तों को हटाकर बाड़े में बंद करने का एक फैसला है, अगले दिन उस पर रिवीजन हुआ और कोर्ट ने कह दिया नहीं भाई नेचुरल हैबिटेट में रहने दो उनको, पाकिस्तान में अंटिल अनलेस तो किसी के लिए डेंजरस ना हो जाए। लेकिन आलिया पूरी दुनिया में ये उमर जैसे मुसलमानों, अरे रुक जाइए वकार खान, आपका मौलवी पना हम लोगों ने देख लिया। अभी मुझे जवाब देना। हाँ इरशाद आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा चलिए आलिया 30 सेकंड और दीजिए, इरशाद के पास जाता हूँ। इरशाद, आपको उमर की बड़ी चिंता हो रही है जिसका घर उड़ा दिया पुलवामा में ऐसे बुम बुम करके? अभी आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कुत्तों को भी नहीं, देखिए ब्रिगेडियर साहब एक मिनट मुझे बोलने दें। आप अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कुत्तों को भी नहीं मारने की इजाजत, ऐसे कह रहे थे ना, ये कहा आपने। फिर सिखों को और कश्मीरियों को क्यों मारते? नहीं मारते हैं, किसने कहा मार दिया? बुरे कब किस सिख को मार दिया?
हर रोज मारते, शर्म करो। अभी नहीं मारते हैं, नहीं मारते हैं भाई। जहां चीटी पर पैर रखने से पहले आदमी सोचे यार, रखे नहीं। जहां चीटी तक को आदमी बचा कर चलता है, वहां किसी कश्मीरी किसी सिख को नहीं मारा जाता है। अभी बोलने वो आप छोड़ दीजिए। अच्छा, उमर का दर्द हो रहा है क्या? उमर का दर्द हो रहा है? अभी पूरा बोलने दो। नहीं, एक मिनट। इरशाद आलिया को रखिए मेरे साथ फ्रेम में जरा। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट। इरशाद अहमद, आपको उमर का घर उड़ने का दर्द हो रहा है? आप जरा सुने, मुझे हर इंसान के घर का, हर सिख, हर मुस्लिम, हर हिंदू, उमर का दर्द हो रहा है? जितने भी लोग होंगे, अगर इंसान मरेगा, एक इंसान मरेगा, पूरी इंसानियत मरेगी। पहले जो दहशतगर्द है उसका इंसानियत से मार दिया, उसका दुख नहीं हुआ आपको? आलिया शाह, इरशाद अहमद का दर्द, वो उमर जो कार में बम लेकर आया दिल्ली में, खुद को उड़ा लिया कार के साथ, उसका पुलवामा का घर सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया बम से, दर्द हो रहा है इरशाद अहमद को। वकार खान को दर्द हो रहा है, हाय रे घर कैसे उड़ा दिया, मुसलमान था बाप रे। इंसानियत का कहता है। देखिए, जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान हो, वो कोई किसी भी उससे ताल्लुक रखता हो, उसको उसके साथ हमदर्दी जो है वो जुल्म है। यानी दहशतगर्द को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, जो उसको सजा, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो कहीं पर भी जब दहशतगर्दी करता है तो उसको सपोर्ट करने वाला भी दहशतगर्दी होता है। मैं तो ये समझती हूँ दहशतगर्द को सपोर्ट करने वाला भी दहशतगर्द होता है। दहशतगर्दी, वो जो कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, एक तरफ आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, और अगर कोई दहशतगर्द मुसलमान निकल आता है तो फिर आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना। देखिए, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है। नहीं, एक तरफ आप दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। इरशाद साहब, जब आप ये कहते हैं ना, जब आपने ये कह दिया, जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर जब मुसलमान कोई दहशतगर्दी करता है तो फिर आपको उसको भी कंडेम करना चाहिए ना, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं उसामा बिन लादेन भी मुसलमान था ना। उसामा बिन लादेन भी मुसलमान था, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द। मुसलमान था या नहीं था उसामा बिन लादेन? था ना। तो इसका मतलब है मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं। आप इससे देखें, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी के वाकयात निकल रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनमें से कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर जब एक मुसलमान दहशतगर्दी करता है आप उसको भी वैसे ही कंडेम करें। आप उसको कहें दहशतगर्द है, इसको मारो। मैं तो ये समझती हूँ। हम दहशतगर्दों को मारने पे लगे हुए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दी की वजह से। अच्छा, उमर दहशतगर्द आपकी नजर में था कि नहीं जिसने दिल्ली में बम धमाका किया? बताओ इरशाद। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, उमर दहशतगर्द था कि नहीं आपकी नजर में? सुने ना। अरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। उमर जिसने दिल्ली में कार बम धमाका किया, वो दहशतगर्द आपकी नजर में था कि नहीं? देखिए, अगर उसने दहशतगर्दी की है तो ना जवाब दीजिए। अब आप जवाब दीजिए। सुनते हैं, थोड़ा 30 सेकंड दीजिए ना। अगर दहशतगर्द है तो, अगर उसने दहशतगर्दी की है तो दहशतगर्द है। अगर क्या हो गया, ये अगर मदर कहां से आ गया? इरशाद भाई, क्लियर रखो अपने दिमाग में, दिमाग क्लियर रखो। सवाल आपसे पूछा गया है, उमर दहशतगर्द था या नहीं था? मूवी उठा करके देखे, दहशतगर्द है या नहीं है? पेपर उठा करके देखे, उसके बाद अगला सवाल करूंगा, तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। एक बार फिर पूछता हूं, इरशाद अहमद, जिसने दिल्ली में कार बम धमाका किया उमर, वो आपकी नजर में दहशतगर्द था कि नहीं था? यस, हमें जवाब चाहिए। अच्छा, मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, बस एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, बोलते रहिए जो मन आएगा। अब अगर आपने रेड हैंडेड उसको पकड़ा है तो वो दहशतगर्द है। अरे रेड हैंडेड क्या पकड़ा? अरे बांध के उड़ गया भाई, उसके चित्रा इधर उधर, मांस का लोथड़ा उधर, कुछ उधर कुछ उधर। वो तो डीएनए सैंपलिंग से पुष्टि हुई उमर की, जो उसके घर वालों से डीएनए सैंपल मैच हो गया। देखिए, आप बोलने नहीं ना दे रहे। अभी कर्नल साहब कह रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि उमर दहशतगर्द था कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। आगे दहशतगर्द है, बस जो दहशतगर्दी करेगा वो दहशतगर्द है, वो अच्छा, ठीक। फिर उसका घर उड़ा तो दिक्कत क्यों हो गई? आप जरा सुने, आप दूसरे। नहीं, फिर उसका घर उड़ा तो दिक्कत क्यों हो गई? आप कहते हैं कि दहशतगर्द था और उसने, हम नहीं कहते हो, आप कह रहे हो, आप जोड़कर कह रहे हो। घर कैसे उड़ा दिया? अभी आप कह रहे थे नहीं, अभी आपने 2 सेकंड पहले तो बोला कि हाँ वो दहशतगर्द था।
अभी तो आपने बोला है कि दहशतगर्द था। अगर वो दहशतगर्दी के तो अगर क्यों आपके आस पर कौन सा ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है जो आपको अगर लगाना पड़ रहा है? इरशाद भाई, इंसानियत मत छोड़ो, इंसानियत मत छोड़ो, ये दहशतगर्दी आपके यहाँ पर भी आएगी, आपके यहाँ पर। अच्छा, मैं पूछता हूँ, मैं इसी सवाल को वकार खान, ब्रिगेडियर वकार खान, दिल्ली में कार बम धमाका जिसने किया, फिदाइन अटैक किया, वो आपकी नजर में दहशतगर्द था कि नहीं? 100% दहशतगर्द है। तो फिर बोले कि नथुराम गॉडसे दहशतगर्द। अरे नथुराम गॉडसे पर नहीं जाना है, नथुराम गॉडसे पर नहीं जाना है। अगर दहशतगर्द था आपने जो कहा, तो फिर उसका घर उड़ा तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मरोड़े क्यों पड़ रही है? दहशतगर्द था नथुराम गॉडसे, दहशतगर्द था। प्लीज जवाब दे सारा। मैं पूछ रहा हूँ, नथुराम गॉडसे पर मत जाइए। इस पे उमर था कि नहीं? हत्या की। अरे उमर का नाम लेते ब्रिगेडियर वकार खान को पेट में मरोड़े क्यों हो रही है? नहीं, मैं वकार खान इतने बिलबिला क्यों रहे? आई एम सेइंग इट, बिलबिला नहीं रहे। आरएसएस इज द फर्स्ट। अरे फिर आप आरएसएस पर चले गए? हाँ या ना? आरएसएस कहां से? अरे भाई, ललित अंबरदार, जहां उमर का नाम लिया, इरशाद अहमद, ब्रिगेडियर वकार खान मौलवी की भूमिका में आगे कहा दहशतगर्द। हिंदुत्व की बात की जाए, आपकी दुम पे पांव आता है जब मोदी की बात की जाए, ऐसा है दहशतगर्द। स्पेड और स्पेड को बोलो। और ये आलिया हमजा से पूछे, नथुराम गॉडसे का, मोदी का भी पूछ ले। अरे फिर वही बताना चाहता हूं, सुनिए, चलिए आप पहले बता रहे थे। हाँ, अरे बोल सकते अभी कार्ड ऐसा है, ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, जब 1947-46 में इलेक्शन हुए थे, तो हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया। उनमें से 90% बता रहा हूं, 90% पाकिस्तान नहीं गए, यहीं रह गए। उनको हमने अपना लिया, उनको पूरे हकूक, कॉन्स्टिट्यूशन राइट से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरी बात, पंजाब जो है ना आपका, पंजाब में मुस्लिम लीग ने नहीं जीती थी, वो यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी। कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, अकाली दल वहां पे हुकूमत चला रही थी। और आपके पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो बच गए थे 20% थे, आज की तारीख में 1.5% हैं। और आप कहते हैं एक इंसान को मारा तो इंसानियत को मार दिया। आपकी इंसानियत हिंदुओं के बारे में क्या होती है? वहां पे मियां मिट्टू क्या कर रहा है? हिंदू लड़कियों को फिगर्स हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, एक मिनट, हमारे यहाँ पे मुसलमानों की तादाद 1947 आलिया, एक कमेंट आपका चाहता हूँ। ये उमर को दहशतगर्द पता नहीं बड़ी मुश्किल से बोला, लेकिन मुस्लिम कार्ड कल जो है वो 6 दिसंबर वाला प्लान खुलकर सामने आया। मुनीर से ये लोग बाबरी उधर अयोध्या में अजान दिलवाना चाहते हैं। आज ये उमर में धर्म देखने लगे। उसका इंटरनल मामला है ना, आप उसको सॉर्ट आउट करें। Why 25 करोड़ मुस्लिम आर oppressed? That is the point. कोई सप्रेस नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। आलिया बोलिए। देखिए, ये जो मुसलमानों की बात हो रही है ना, ये ऐसी बात है कि आप देखिए कि मेरा तो सवाल हमेशा यही रहता है कि जो पाकिस्तान है वो 2 कौमी नजरिए पर बना था कि तमाम मुसलमान जो हैं, तो सारे मुसलमानों को लेकर क्यों नहीं गए पाकिस्तान में? सवाल तो ये है कि जिन मुसलमानों की फिक्र हो रही है जो इंडिया में है, तो उनको लेकर क्यों नहीं गए? आप उनको छोड़ के क्यों चले गए? वहां पे छोड़ के क्यों चले गए? और फिर देखिए, आखिर जो इंडिया में जितने मुसलमान हैं, उनके साथ अगर आपको फिक्र है कि कितना हो रहा है, वो सब वहां पर हैं तो सही। आपकी तरफ तो देखिए, आपने हिंदुओं के साथ क्या किया, कितनी बड़ी तादाद वहां पे रह गई हिंदुओं की, कितने हिंदू रह गए गिनती के। ठीक है, तो ठीक है, समय थोड़ा कम है, लेकिन एक तस्वीर देखिए चलते चलते, 2% रह गए। तो चलते ब्रिगेडियर वकार, इरशाद अहमद, चलते तस्वीर देखिए। थोड़ा सा आपके जख्मों पर नमक लगा देता हूं मैं, थोड़ा सा। ये तस्वीर देखिए, ये दिख रहा है, ये जो उड़ता हुआ दिख रहा है बम धमाका, ये पता है क्या है? उसी उमर जो जिसमें आप मजहब खोज रहे हैं ना, उसका घर पुलवामा में ऐसे बम करके उड़ा दिया। और जितने ऐसे होंगे बिना उनका धर्म देखे, मैं कह रहा हूं बिना धर्म देखे, उनका घर, उनका सब कुछ उड़ा दिया जाएगा जो देश के खिलाफ जाकर खड़े होंगे, और वो किसी भी धर्म के हों। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। आप सबका बहुत